बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। जस्ट लास्ट टाइम हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस थी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी। आज न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए जो बकिया आपके सिलेबस की ब्रांचेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ब्रांच है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। व्हाट डू मीन बाय पैरासाइटोलॉजी? आइए इसकी सबसे पहले बेसिक मीनिंग को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फर्दर ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे। पैरासाइटोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास पैरा, दूसरा है साइटो। पैरा मीन बिसाइड, साइटो साइटोस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड किससे लिया गया है? साइटोस, विच मीन्स दैट फूड या नरिशमेंट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी, यानी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स की स्टडी की जाए, उसे हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है हमारे पास क्या? पैरासाइट्स। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पैरासाइटोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। पैरासाइट किसे कहते हैं? ये भी दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक पैरा, दूसरा साइट्स। पैरा मीन बिसाइड यानी करीब से, साइट्स साइटोस से लिया है, विच मीन फूड या नरिशमेंट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि करीब से ग़िज़ा हासिल करे। अब करीब से, नियरेस्ट से क्या मुराद है? कि अपने होस्ट बॉडी से ग़िज़ा हासिल करें। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड होस्ट बॉडी से हासिल करते हैं क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। यही हमने डेफिनेशन लिख दी, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑब्टेन द फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब बेशुमार पैरासाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं? पैरासाइट्स हैं जो कि अपने होस्ट से ग़िज़ा हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे लाइसिस है, और यू नो वेरी वेल लाइसिस ह्यूमन बॉडी के ऊपर रहकर अपनी फूड क्या करते हैं? हासिल करते हैं। लाइक मॉस्किटो की आप बात कर लें, मॉस्किटो एक पैरासाइट है और ब्लड सक करता है मैमेलियन का, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के हवाले से बात कर लें, ठीक है, तो ये भी क्या है? पैरासाइट है। अगर आप लीच की बात करें, जोंक, तो ये कैटिस के ऊपर, मवेशियों के ऊपर चिपक जाती है और वहाँ से अपनी फूड क्या करती है? हासिल करती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग़िज़ा होस्ट बॉडी से हासिल करें क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी मैंने लिखे कि ये आउटर सरफेस से फूड हासिल करते हैं, तो ऐसे पैरासाइट्स को हम क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट्स। पैरासाइट, पैरासाइट्स की भी बेशुमार टाइप्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स, और जिससे ये ग़िज़ा हासिल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? होस्ट बॉडी कहलाती है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड होस्ट बॉडी से हासिल करें उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। अगर आउटर सरफेस से ग़िज़ा हासिल करें तो क्या कहलाएंगे? एक्टोपैरासाइट्स कहलाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इनसाइड ऑफ द बॉडी रहकर अपनी फूड हासिल कर रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल, जैसे आपने राउंड वर्म यानी एस्कैरिस की बात की, तो वो इनसाइड ऑफ द बॉडी अपनी फूड हासिल करता है। टैप वर्म है, इसके अलावा लिवर फ्लूक है, प्लाज्मोडियम है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हैं जो कि इंटरनल सरफेस से फूड हासिल करते हैं होस्ट बॉडी से, तो वो कहलाते हैं एंडोपैरासाइट। तो इन तमाम पैरासाइट्स की स्टडी क्या कहलाती है? पैरासाइटोलॉजी। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? आगे चलें भाई, प्यारे प्यारे लाइक आने चाहिए, थम्स अप होना चाहिए, ठीक है। एक और ब्रांच है ह्यूमन बायोलॉजी, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट मीन बाय ह्यूमन बायोलॉजी? जैसे नाम से जा रहे ह्यूमन, ह्यूमन इंसान की बात हो रही है, बायो उसकी लाइफ की बात हो रही है, लॉजी उसकी स्टडी की बात हो रही है। सिंपल डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, उसके हर मौजू के ऊपर बात की जाए, हर पहलू के ऊपर बात की जाए।
लाइक जैसे उसकी मार्फोलॉजी कैसी है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सो एंड सो इज नोन एज ह्यूमन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें इंसान के हर मौजू के ऊपर बहस की जाए, जैसे उसकी मार्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है और जेनेटिक्स है, सो एंड सो। तो इसे आप क्या कहते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये ब्रांच समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखिएगा मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज क्या है यूज़ की हुई है। मार्फोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इवोल्यूशन क्या है, जेनेटिक्स। तो ये इन तमाम ब्रांचेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए इस लेवल के ऊपर। तो आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। एग्जाम में अगर डेफिनेशन आई तो आपने ये लिख देना है, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। तो फ्यूचर के कोई मार्फोलॉजिस्ट बनेगा, फ्यूचर में कोई आप लोग फिजियोलॉजिस्ट बनेंगे, कोई सर्जन बनेगा एनाटॉमी के हवाले से, एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से। तो आइए इन तमाम को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर भाई, प्यारे प्यारे लाइक आने चाहिए, ठीक है। तो आइए पहली ब्रांच को हम डिस्कस करते हैं जिसे क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी कहते हैं। मार्फोलॉजी, सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग आनी चाहिए। मार्फोलॉजी किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये भी दो यूनानी अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, एक हमारे पास मार्फो और सेकंड क्या है, लॉजी। मार्फो मीन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, बैरूनी खुसूसियात। लॉजी ग्रीक वर्ड लोगोस से लिया गया, विच मीन्स दैट स्टडी, यानी बैरूनी खुसूसियात की स्टडी। अब ज़रूरी नहीं है कि इंसान के एक्सटर्नल फीचर्स की बात हो, इंसान के एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स की बात हो। हज़ारों लाखों किस्म के प्लांट्स हैं, हज़ारों लाखों किस्म के एनिमल्स हैं। तो उन तमाम ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल फीचर्स डिस्क्राइब की जाती है, तो बायोलॉजिस्ट ने आसानी के लिए एक ब्रांच बना दी जिसे आप क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी। अगर ये ह्यूमन के हवाले से है तो उसे ह्यूमन मार्फोलॉजी। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट पहले डेफिनेशन लिखें, फिर डिटेल से बात करते हैं। मार्फोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सटर्नल characteristics of जनरल बात करें ऑर्गेनिजम्स is known as मार्फोलॉजी, यानी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिज्म की बैरूनी खुसूसियात की स्टडी की जाए, उसे मार्फोलॉजी। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स सपोज दैट लैब में आप लोग ये एनिमल बिल्कुल देखते होंगे, इसके बगैर तो बायोलॉजी पढ़ना मज़ा ही नहीं आता। बायोलॉजी पढ़ने में ये देखिएगा, ये हमारे पास एक एनिमल है, देखते ही पहचान लेंगे आप लोग ये कौन है। यस, ये हमारे पास, इसको पहचानिएगा ये कौन है, ठीक है। और ये बड़ा बेज़रर एनिमल है, देखिए जी, ये कौन है हमारे पास, फ्रॉग, राना टाइग्रीना। आपसे ये कहा जाए कि इसकी मार्फोलॉजी बयान करें तो आप कैसे बयान करेंगे। तो देखिएगा इसकी आइज़ कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती हैं, आइज आर बल्गिंग। आप स्टेटमेंट लिखते चले जा रहे, विच मीन्स दैट कि ये क्या है, मार्फोलॉजी है। हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप, नेक एब्सेंट, फोर लिम्ब शॉर्ट, अगली टांगें छोटी होती हैं, हाई लिम्स लार्ज या बिग,
फोर लिम्स में 4 फिंगर्स होती हैं, हाइंड लिम्स में 5 फिंगर्स होती हैं। स्किन कैसी होती है? स्लिपरी होती है। तो ये जो भी आप स्टेटमेंट में लिख रहे हैं बेसिकली क्या है? ये मॉर्फोलॉजी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्लियर क्रिस्टल। ऐसे प्लांट से हर प्लांट एक दूसरे से क्या है? मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर के लिहाज से डिफरेंट है। तो एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। यस, क्लियर क्रिस्टल। लाइक थम्स अप आना चाहिए, थंब पर लाइक पर हिट कर दीजिए, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने आज ज्वाइन किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को भी और आपको भी फ़ायदा हो। जो भी वीडियो अपलोड होगी फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके पास पहुंच जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस। नेक्स्ट है हमारे पास, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किया मॉर्फोलॉजी, सेकंड है आपके पास फिजियोलॉजी। तो आइए डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी के हवाले से। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। फिजियोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है फिजियोलॉजी। सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं। व्हाट डू मीन बाय फिजियोलॉजी? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज फिजियो एंड सेकंड लॉजी। फिजियोफाइसिस से लिया गया है विच मीन्स इंटरनल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स। लॉजी मीन स्टडी, इंटरनल फीचर स्टडी, यानी कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस की स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर्स, इंटरनल characteristics of organisms and functions of organs is known as physiology. For example, मिसाल के तौर पर कि हमारी बॉडी में हार्ट कैसे काम कर रहा है उसके फंक्शंस की स्टडी फिजियोलॉजी, लंग्स अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके फंक्शंस की स्टडी फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर कैसे काम कर रहा है उसके फंक्शंस की स्टडी फिजियोलॉजी, किडनी अंदर कैसे काम कर रहे हैं उसके फंक्शंस की स्टडी फिजियोलॉजी। इवन जितने भी ऑर्गन्स इंटरनली काम कर रहे हैं उनके फंक्शंस की स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है। बेशुमार एनिमल्स हैं, बेशुमार प्लांट्स हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स, टिश्यूज़ किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उन तमाम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो रही बात? यस। आगे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास एन अदर ब्रांच एनाटॉमी। आइए इसको डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी, व्हाट डू मीन बाय एनाटॉमी? एनाटॉमी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 Latin word. First is ana and second tomi. Ana mean up, tomi mean to cut, up cut यानी कि ऊपर से काट कर, या विच मीन्स दैट डाइसेक्शन करके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। डेफिनेशन लिखे फिर डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू dissection, through dissection is called anatomy। तो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें डाइसेक्शन के जरिए उनके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी की जाए उसे आप क्या कहते हैं? एनाटॉमी। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स है, देखिए फ़र्क फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में फंक्शंस की स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में डाइसेक्शन के जरिए उनके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, तो इसे आप क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। लैब के अंदर आप लोग फ्रॉग को डाइसेक्ट करेंगे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, तमाम ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, साथ साथ एनाटॉमी भी चल रही है और फिजियोलॉजी भी चल रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से अर्थवर्म में उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि एक्सपोज करेंगे, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका नर्वस सिस्टम एक्सपोज करेंगे। तो ये दोनों को रिलेटेड यानी कि ब्रांचेस हैं एनाटॉमी के अंदर, डाइसेक्शन के जरिए ऑर्गन्स की स्टडी,
जबकि फिजियोलॉजी में तमाम सिस्टम्स में मौजूद जो ऑर्गन्स आते हैं उनके फंक्शंस की स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है। यहां तक क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? यस। आगे चले, एक और ब्रांच है ह्यूमन बायोलॉजी में यूज हुई है, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, आइए इसको डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी बेसिक मीनिंग क्या है एम्ब्रियोलॉजी की? ये भी दो ग्रीक वर्ड हैं। फर्स्ट इज एम्ब्रियो और दूसरा लॉजी। आपको मालूम है लॉजी मीन स्टडी, तो स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। यानी एम्ब्रियो बनने के अमल को, उसकी स्टडी को आप क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। इसका जो सिनोनिमस नेम है, इसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी कह लें या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो एम्ब्रियो की स्टडी, उसके फॉर्मेशन की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो सिंपल डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो is known as एम्ब्रियोलॉजी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। या अल्टरनेटिव डेफिनेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस from zygote to adult stage is called embryology या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जाइगोट से लेकर एडल्ट क्या है? एम्ब्रियो बनने तक का प्रोसेस क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। ये एम्ब्रियोलॉजी अगर ह्यूमन के हवाले से है, दूसरे एनिमल के हवाले से है, प्लांट्स के हवाले से, कैसे एम्ब्रियो बनता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, तमाम स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। आगे चल के जब टॉपिक्स आएंगे वहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये क्लियर क्रिस्टल बात समझ में आ गई। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है लार्वा। बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जाइगोट से बनने वाला ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसा है उसे एम्ब्रियो कहते हैं, और जाइगोट से बनने वाला ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसा ना हो उसे लार्वा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे चूजे मुर्गी का अंडा है, उससे चूजा बनता है, अपने पेरेंट जैसा होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि बटरफ्लाई है, वो अंडे देती है तो उसका जो ऑर्गेनिज्म है अपने पेरेंट जैसा नहीं होता, बल्कि वो एक लार्वे में तब्दील हो जाता है, जिसे कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। ठीक है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होते होते फिर एडल्ट स्ट्रक्चर अपने पेरेंट जैसा बन जाता है। तो अगर जाइगोट से बनने वाला ऑर्गेनिज्म पेरेंट जैसा है तो उसे हम एम्ब्रियो कहेंगे, और अगर पेरेंट जैसा नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यह हमारे पास था एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन। आइए इसको डिस्कस करते हैं। एवोल्यूशन, जनरल डेफिनेशन लिखते हैं एवोल्यूशन की। व्हाट डू मीन बाय एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मीन इवॉल्व्ड, बन जाना, खुद ब खुद बन जाना, नॉट अ क्रिएट। साइंस से पढ़ना पड़ेगा, बट अल्लाह से दैट इन अ कुरान, उसका मफहूम कुछ इस तरीके से, अल्लाह क्रिएट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ प्रेजेंट फॉर्म, दीज आर कैन नॉट बी म्यूटेबल। यानी अल्लाह पाक ने जितने भी ऑर्गेनिज्म बनाए तमाम के तमाम उसी हालत में बनाए जिस हालत में वो मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन एवोल्यूशन ये कहता है कि ऐसा नहीं है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां हुई, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे में चेंज होते चले गए और फिर एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग क्या हुआ? इवॉल्व हुआ। बट
Allah say that all the organisms create in a present form cannot be mutable, cannot be mutable। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। एबायोजेनेसिस एवोल्यूशन पर बिलीव कर रहा है, जबकि बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ नेचुरल क्रिएशन के ऊपर बिलीव कर रही है कि अल्लाह क्रिएट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ प्रेजेंट फॉर्म कैन नॉट बी म्यूटेबल एंड ऑल ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहरहाल साइंस से अपना प्रूफ भी देती है, हमें सिर्फ डेफिनेशन को याद करना है, उसका कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस फ्रॉम ancient to up to date, शुरू से लेकर अब तक जो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ, प्रोग्रेसिव चेंजेस फ्रॉम एंशियंट, शुरू से लेकर नाउ टिल डेट, अप टू डेट is known as evolution। यहाँ तक क्लियर हो रही बात? तो शुरू से लेकर अब तक जो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ रूनुमा हुई उसे आप क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। तो बात हमारी बेसिकली चल रही है ह्यूमन बायोलॉजी और उसमें यूज़ होने वाली डिफरेंट बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी, जैसे मार्फोलॉजी को डिस्कस किया, फिजियोलॉजी को डिस्कस किया, एनाटॉमी को डिस्कस किया, एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस किया, एवोल्यूशन को डिस्कस किया, लास्ट है जेनेटिक्स। इसके अलावा और भी है, ठीक है ना। जेनेटिक्स बड़ा फेमस इंटरेस्टिंग यानी कि ये सब्जेक्ट भी है जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक्स के जो फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ द जेनेटिक्स, उन्होंने जेनेटिक्स की बुनियाद डाली। अब आइए देखें जेनेटिक्स क्या कहती है। जेनेटिक्स पहले डेफिनेशन लिखते हैं। जेनेसिस मीन ओरिजिन, scientific study of transmission of heredity character, transmission of heredity characters from parents to offspring, offspring is known as genetics। कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें विरासती खुसूसियात, जेनेटिक करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी कि वालिदैन से अपने बच्चों में जो करेक्टर मुंतकिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट। ये जो विरासती खुसूसियात हैं पेरेंट्स से बच्चों में कौन लेके जाता है? जीन्स लेके जाते हैं। ये हमारे, और जीन किस पर मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें ये प्रोटीन सब्सटेंस पाया जाता है, ये प्रोटीन सब्सटेंस जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर ये एमसीक्यूज में आता है स्टूडेंट। इसके अंदर एक और सब्सटेंस होता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर के ज़रिए ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं इनको कहते हैं क्रोमेटिड। सिंगल क्रोमोसोम कहलाएगा। पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम और सिंगल क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर जो क्रोमोसोम को मूवमेंट करने में मदद देता है। इन क्रोमेटिड यानी कि क्रोमोसोम्स के ऊपर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें जीन कहते हैं। बेसिकली
जीन क्या है? जेनेटिक्स का या हेरिडिटी का बेसिक यूनिट कहलाता है। जैसे लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है, जेनेटिक्स का बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब ये जीन जो है विरासती खुसूसियात जो पेरेंट्स की होती हैं अगली नस्ल में ट्रांसफ़र करने में मदद देते हैं। अब जीन जिस जगह पर क्रोमोसोम के साथ लगा होता है उसे लोकस कहते हैं। क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। अगर आप जीन की बात करें तो जीन 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एक उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन, ये एमसीक्यूज में बात आती है, उसकी प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन। जो भी जेनेटिक मटेरियल है उन तमाम की प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोन। ये क्वेश्चन एमडीकेट के अंदर फ्रेम किया जाता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, जो भी है जेनेटिक मटेरियल, उसकी प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो उसकी प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन। और दूसरा जो पार्ट है वो है न्यूक्लियो डीएनए। क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में, कैरी करने में मदद देते हैं। तो ये हमारे पास था जेनेटिक्स के बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हेरिडिटी कैरेक्टर्स पर बहस की जाए जो कि वालिदैन से अपने बच्चों में मुंतकिल होती है, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। और ये कैरेक्टर कौन लेके जाते हैं? क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन लेकर जाते हैं। जीन में भी कौन? डीएनए। और डीएनए का बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो ये हमारे पास था ह्यूमन बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। वो स्टूडेंट जो कि नया ज्वाइन किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, गुड कमेंट्स भेजें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।